तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तैयारी बहुत ही जोर शोरों से चल रही है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इतना मैंने अब सरल तरीके से आप लोगों को तैयारी करा रहा हूँ कि 90% जो मार्क्स है वो आराम से आसानी से घर बैठे अचीव कर पाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब लीजिए, इतना सुविधा आपको कोई नहीं दे सकता, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। अब इस वीडियो में मैं लघुत्तरीय प्रश्न बात करने वाला हूं, जो कि 4 नंबर के लिए पूछे जाते हैं, और वो भी इतिहास का पूरा लघुत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न खत्म। इतिहास आपके 3 ही चैप्टर दिया है, ठीक है। कितना चैप्टर? 3। पहला है आप लोगों का भारत में यूरोप में राष्ट्रवाद, दूसरा है भारत में राष्ट्रवाद, तीसरा है भूमंडलीकृत का बनना। अब ये तीनों आपका चैप्टर का पूरा लघुत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न है एक ही वीडियो में, और इसके बाद लघुत्तरीय देखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी तरह मैं सोच रहा हूँ भूगोल का भी ला दूं, ताकि कम समय, मात्र 5 या 7 दिन में पूरी तैयारी सामाजिक विज्ञान की खत्म। इसके बाद आप घर बैठ कर रिवीजन कीजिए। मैं यही चाहता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब 1000 लाइक जो मैं टारगेट रखा हूँ वो तो जबरदस्ती आप लोगों से लूंगा, और इससे किसी कीमत में मुझे चाहिए 1000 लाइक। तब इतना सुविधा मैं दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, इतना अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, तो लाइक करने में आप लोग इतना क्यों हिचकिचाते हैं, हमको ये समझ नहीं आता। 1000 लाइक दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 90% लाइए, मेरा नाम रोशन कीजिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। लघुत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो भी 4 नंबर वाले, हम लोग देखने वाले इतिहास पूरा खत्म। चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पेन कॉपी कलम ले लीजिए, पूरा नोट कीजिए, याद कर जाइए। और इस बात की गारंटी हमारी 100% कि इससे बाहर आएगा भी नहीं, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लघुत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न पहला, जो कि आपको याद करके जाना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसी कीमत पे जाना है। क्या है कि जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाना है। तो देखिए आंसर कैसे लिखेंगे इसका, कि 1848 ईस्वी के बाद यूरोप में राज्य शक्ति और राजनीतिक वर्चस्व पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए रूढ़िवादियों ने अवसर राष्ट्रवाद भावनाओं का प्रयोग किया। जर्मनी में मध्यवर्गीय लोगों के बीच राष्ट्रवादी भावनाएं व्यापक थीं, और 1848 ईस्वी में जो जर्मन संप्रदाय के विभिन्न क्षेत्रों को मिलाकर निर्वाचित संसद द्वारा नियंत्रित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया था। प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया, और प्रसा के प्रमुख जो मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क को इस प्रक्रिया का जनक माना जाता है, और जिसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की सहायता ली थी। और जर्मनी के एकीकरण के समय हुई बड़ी घटनाएं निम्नलिखित थी। देखिए जर्मनी एकीकरण का संक्षिप्त में दिया है कि संक्षिप्त में अब इसको पता लगे, तो मैं बहुत डिटेल में लिख के लेकर आया हूँ, ठीक है। फिर पहला क्या घटनाएं थी? पहला, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ 7 वर्षों तक लड़ा गया। युद्ध प्रसा की जीत के साथ समाप्त हो गया और एकीकरण की प्रक्रिया क्या हुई? पूरी हुई। इसके बाद दूसरा घटना, 18 जनवरी 1871 को जर्मन राष्ट्र के शासकों, सेना के प्रतिनिधित्वों, प्रमुख मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क सहित प्रसा के जो महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्षीय के महल में हुई, और जिसमें काइजर विलियम प्रथम की अध्यक्षता में नए जर्मन साम्राज्य की क्या हुई? घोषणा की गई थी। और तीसरा घटना कि जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग, कानूनी और न्यायिक प्रणाली के आधुनिकीकरण पर एक नए राज्य ने बल दिया। तो इस तरह हमने जर्मनी एकीकरण पर संक्षिप्त आप लोगों को परिचय दिया, और ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि डायरेक्ट पूछेगा आपको जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त पता लगाइए 4 नंबर के लिए, और आपको लिखना पड़ेगा। तो जितना मैं लिखा उतना लिखिएगा आप बहुत अच्छे तरीके से, और इस प्रकार पहला प्रश्न आप लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या है कि मेथ्सिनी ने यह किस प्रकार महसूस किया कि स्वतंत्रता संघर्ष में राष्ट्र राज्यों का निर्माण एक आवश्यक कदम है? व्याख्या कीजिए। कह रहा है कि मेथ्सिनी ने यह किस प्रकार महसूस किया कि जो स्वतंत्रता संघर्ष में राष्ट्र राज्यों का निर्माण है वो एक आवश्यक कदम है? व्याख्या कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे है इसका उत्तर, कि जुसेप्पे इसको हटा देता हूं मैं। जुसेप्पे मेसनी इटली का एक प्रमुख क्रांतिकारी था, और मेसनी कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य भी रहा, और 24 साल की युवा अवस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया। तत्पश्चात उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला मार्सेई में यंग इटली का, और दूसरा बर्न में यंग यूरोप का, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्य में समान विचार वाले युवा थे। मेथ्सिनी का विश्वास था कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी। उसके इस मॉडल
कि देखा देखी जर्मनी, फ्रांस और स्विट्जरलैंड और पोलैंड में गुप्त संगठन कायम किए गए। मेस्नी ने द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने सोपन से मेस्नी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया और मेटरनिख ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था को सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। और यहाँ पे अब दिखाई दे रहा आप लोगों को, यहाँ हमने बताया पोलैंड में गुप्त संगठन कायम किए गए और मेस्नी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके और प्रजातांत्रिक गणराज्यों ने अपने सौंपन से मेस्नी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया और मेटरनिख ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था को सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसमें समझने वाली कोई बात है, सिंपल शब्दों में लिखा गया है कि उसने अपना वर्चस्व कैसे बनाया, कौन सा उसने यहाँ पे कमेटी बनाई, उसमें किन कौन कौन से देश के सदस्य थे और किससे लड़ा, वो किसको हराया, फिर संगठन बनाने के बाद किस पे और राजतंत्र स्थापित किया, सब कुछ लिखा हुआ है। बस इसको नोट करके आपको याद करके जाना है, ठीक है। कुछ फैक्चुअल चीज़ें बस वही आपको याद करना है। यहाँ तक पूरा आंसर है 4 नंबर के लिए, तो भाई आंसर तो लिखना पड़ेगा कुछ बड़ा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद में बात करूँगा क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? कह रहा है कि 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख करना है। तो देखिए उत्तर लिखेंगे कि 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के लिए प्रमुख 4 उत्तरदायी कारक निम्नलिखित थे। कौन कौन? पहला, फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। लिखेंगे इसमें कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में थी और जिसने विश्व भर में जनतंत्र का प्रसार किया। और दूसरा क्या है इसका कारण? औद्योगिकरण एवं मध्यवर्ग का प्रभाव। औद्योगिकरण एवं मध्यवर्ग का प्रभाव, इसमें लिखना है कि यह प्रक्रियाएं यूरोप के देशों में नए सामाजिक समूहों को अस्तित्व में लाई। उदाहरण के लिए औद्योगिकरण, श्रमिक, व्यवसायी, सेवा क्षेत्र लोग आदि। ठीक है। इसके बाद तीसरा है कि रूमानीवाद का प्रभाव। रूमानीवाद का प्रभाव लिखेंगे इसमें कि 18वीं सदी से यूरोप में रूमानी संस्कृति का प्रभाव था, जो समाज में एकलात्मक, साहित्यिक व बुद्धिमानवादी तथा राष्ट्रवादी भावनाओं को एक मुख्य रूप का विकास करना चाहते थे। ठीक है, ये तो आपका तीसरा प्रभाव रहा। चौथा प्रभाव कि उदारीकरण का, कि तत्कालीन समाज में आर्थिक उदारवाद की भावना के साथ साथ राष्ट्र राज्य को भी बढ़ावा दिया। उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता और सभी के लिए समान कानून की वकालत करता रहा। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमसे पूछा था यही, इसी का आंसर दिया है कि 19वीं सदी में जो यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख करने के लिए बोला था। हमने 4 प्रमुख कारण अलग अलग हेडिंग द्वारा अच्छे तरीके से आपको बताया है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी को रट जाना है आप लोगों को। प्रश्न नंबर चौथा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि मरियाना और जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह उन्हें चिन्हित किया गया उसका क्या महत्व था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, मरियाना और जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह उन्हें चिन्हित किया गया उसका क्या महत्व था। तो लिखेंगे मरियाना हेडिंग डालिए, लिखेंगे कि यह एक ईसाई लोकप्रिय नाम है जिसे फ्रांस ने जनराष्ट्र के विचार को रेखांकित करने के लिए नारी रूप में चिन्हित किया। अतः फ्रांस ने अपने स्वतंत्रता के नारी प्रतीक यही नाम दिया था। मरियाना की जो प्रतिमाएं थी वो सार्वजनिक स्थानों पर लगाई गई और ताकि जनता को राष्ट्रीय एकता एवं प्रतीक का स्मरण होता रहे। मरियाना के चित्र सिक्कों व डाक टिकटों पर भी अंकित किए गए। ये तो मरियाना में आप लोगों को हेडिंग डाल के पूरा यहाँ तक लिख देना, अच्छे तरीके से नोट्स बनाते जाइएगा। बस यही आपको नोट्स, शॉर्ट नोट्स रहेगा, यही पढ़ के आपको एग्जाम में चले जाना है। दूसरा जर्मेनिया। जर्मेनिया क्या है देखेंगे कि यह जर्मन राष्ट्र की नारी रूपक थी। जर्मेनिया के प्रत्यक्ष साक्ष्य अभिव्यक्ति के लिए वह वलुत वृक्ष पत्तों का मुकुट पहनती हैं, जिसे जर्मनी वीरता का प्रतीक माना जाता है। जर्मेनिया के हाथ में जो तलवार दी गई उस पर जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है और अंकित है कि जर्मेनिया का चित्र स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त करता है। तो ये जर्मनिया और मरियाना है। ठीक है, तो मरियाना और जर्मेनिया दोनों हमने अच्छे तरीके से आप लोगों को बता दिया। आई होप आप यहाँ तक पूरा अच्छे तरीके से क्लियर कर लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न जो कि आपको याद करके जाना है कि नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि यह उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रतिरोध का असरदार प्रतीक था। या तो इस प्रश्न को इस प्रकार पूछेगा कि नमक कानून ब्रिटिश सरकार का दमनकारी कदम था, कैसे स्पष्ट करें। नमक कानून ब्रिटिश सरकार का दमनकारी कदम था, स्पष्ट कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए उत्तर कैसे लिखेंगे कि 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने इरविन को एक पत्र लिखा
और जिसमें उन्होंने 11 भागों का उल्लेख किया था। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मांग था वो नमक कर को समाप्त करने के बारे में थी। नमक को अमीर गरीब सभी प्रयोग करते थे। यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था, इसलिए नमक पर कर को ब्रिटिश सरकार का सबसे दमनकारी पहलू बताया था। ठीक है, 11 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी गई, तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 स्वयंसेवकों के साथ नमक यात्रा शुरू की। यह यात्रा साबरमती से दांडी नामक गुजरात तटीय कस्बे में जाकर समाप्त होनी थी। 6 अप्रैल को वे दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया, और यह कानून का उल्लंघन था और यह उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि नमक कानून ब्रिटिश सरकार दमनकारी कदम कैसे था। ठीक है, और इसको अच्छे तरीके से लिख कर और अच्छे तरीके से याद करिएगा, प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया। या तो इस प्रश्न को पूछता है कि वर्ष 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका उत्तर देते हैं। प्रश्न किसी कीमत पर आपको तैयार हो जाना चाहिए। तो देखिए उत्तर लिखेंगे कि 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक एक छोटे से गांव में असहयोग आंदोलन के दौरान एक जुलूस निकाला जा रहा था। इसका नेतृत्व कर रहे लोगों पर पुलिस के जवानों ने लाठीचार्ज कर दिया, जिससे भीड़ जो हुई आक्रोशित हो गई तथा उसने पुलिस बल उन्हें विपरीत पुलिस पर ही क्या कर दिया, हमला कर दिया। पुलिस के जवान अपनी जान बचाने के लिए कहाँ पे भाग गए, थाने पर भाग गए, थाने में। और प्रदर्शनकारियों ने थाने को घेर कर जला दिया, जिसमें एक थानेदार और 22 पुलिस के जवान क्या हो गए, जलकर मर गए थे उस समय। और इस घटना से गांधी जी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लेने की क्या किया, तुरंत उन्होंने घोषणा कर दी। और गांधी जी के इस निर्णय की अनेक नेताओं ने भी आलोचना की थी, किंतु गांधी जी ने अपने निर्णय पर अड़िग रहे। ये आप लोगों को मालूम चल गया होगा कि असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया गया। क्लियर हो गया। चौरी चौरा घटना के कारण के दौरान जब वो आंदोलन कर रहे थे तो उस समय पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज कर दिया, तो भीड़ आक्रोशित हो गई और पुलिस कर्मचारियों ने जान बचाने के लिए अपने थाने में भाग गए। उन लोगों ने थाने को ही फूंक डाला और एक थानेदार और 22 पुलिसकर्मियों के जवान मर गए। तो गांधी जी को बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ और बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए। उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लेने की तुरंत घोषणा कर दिया। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट प्रश्न जो कि आपको याद करके जाना, वो प्रश्न क्या है कि रॉलेट एक्ट क्या था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया, क्या परिणाम हुआ। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तैयार करके आपको जाना है किसी कीमत पे सभी प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं रॉलेट एक्ट क्या था। तो भारतीयों के व्यापक विरोध के पश्चात वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। इस एक्ट के अनुसार राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक जेल में रहने का प्रावधान था। कह रहा है कि इस एक्ट में नो अपील, नो वकील एवं नो दलील का प्रावधान था, अर्थात किसी भी व्यक्ति को महज संदेश के आधार पर बिना कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता है। या गांधी जी के इस एक्ट को काला कानून बताकर इसका विरोध किया। मतलब कि रॉलेट एक्ट ये था कि अगर आपको शक लग जाए कि भाई हाँ इन्होंने ये गलती किया है, तो बिना पूछे आपको उठा कर ले जाकर 2 साल तक जेल में कर देते थे। अगर आप गलती किए हो या ना किए हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस हाँ आपको संदेह लग गया कि हाँ इन्होंने कर सकते हैं, तो इसी संदेह पर उसको उठाकर 2 साल जेल में कर दिए जाते थे। तो ये जो इसी एक्ट को गांधी जी ने काला कानून बताकर इसका विरोध किया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसक आंदोलन चलाया गया, जिसमें जगह जगह पर जुलूस एवं हड़तालें की गई और सरकार के दमनकारी कानून के विरोध में लोग बड़ी संख्या में 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए और एकत्रित लोगों ने रॉलेट एक्ट का जमकर विरोध किया और साथ ही लोगों ने उन नेताओं की रिहाई की मांग करने लगे जो इस एक्ट के विरोध करने के कारण गिरफ्तार किए गए थे। उस समय उन्होंने समझो जुलूस निकाला, सभी ने आंदोलन चलाया। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे और उन्हें इसका विरोध किया और कहा और इसका भी मांग करने लगे कि जिन नेताओं ने कुछ विरोध नहीं किया था उसमें वो लोग फंसे हुए थे, उनको भी रिहाई करने के लिए उन्होंने मांग किया। पंजाब के तत्कालीन पुलिस ऑफिसर जनरल डायर ने उस मैदान के सभी रास्ते बंद करवा दिए जिसमें वो आंदोलन चल रहा था। ठीक है, अपने सिपाहियों को गोली चलाने का आदेश दिया।
इस घटना में सैकड़ों लोग मारे गए थे और रॉलेट एक्ट एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात ही गांधी जी ने पूरे देश में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का क्या लिया, फैसला किया। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन था, आई होप क्लियर कर लिए होंगे। चलिए लास्ट प्रश्न देखेंगे इस चैप्टर का है, जो कि और ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, उसकी 2 शर्तें लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है कि पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, उसकी 2 शर्तें लिखना है। तो कैसे लिखेंगे कि पूना पैक्ट पर डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर तथा महात्मा गांधी जी द्वारा पूना की यरवदा जेल में 24 सितंबर 1932 को सहमति बनी थी और इस पर मदन मोहन मालवीय तथा अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। और पूना पैक्ट भी निम्न शर्तें थी। पहला शर्त यह था कि राज्य विधायिका में दलित वर्गों को 147 सीटें प्रदान करना, और दूसरा कि आरक्षित सीटों पर निर्वाचन संयुक्त निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाएगा। गांधी जी इस पैक्ट से संतुष्ट नहीं थे। गांधी जी दलितों को हिंदुओं से अलग नहीं मानते थे, परंतु अंबेडकर उनके लिए पृथक निर्वाचन की मांग पर अड़े रहे और पंडित मदन मोहन मालवीय के असहयोग से पूना पैक्ट पर आम सहमति बनी थी। नेक्स्ट प्रश्न जो कि आपको याद करके जाना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। क्लियर हो गया ना, पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए थे, उसकी शर्त क्या थी, अच्छे से आप लोग याद करके जाइएगा बोर्ड एग्जाम में। 5वां प्रश्न है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी, कांग्रेस ने किस नई नीति की घोषणा किया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी। ठीक है, देखते हैं। वर्ष 1927 में साइमन कमीशन जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित किया गया था और इस कमीशन में गठित करने का मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था के कार्य की समीक्षा करना और आवश्यक सुझाव देना था। कांग्रेस सहित भारतीय नेताओं ने साइमन कमीशन का विरोध किया क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य शामिल नहीं था और साइमन कमीशन वर्ष 1928 में भारत आया था और मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध किया था। भारतीय नेताओं का मानना था कि भारतीयों के भविष्य का फैसला अंग्रेजों के हाथों में कैसे सौंपा जा सकता है। भारतीयों के जो भविष्य का फैसला करने का अधिकार केवल भारतीयों के हाथों में सुरक्षित है। कांग्रेस ने संवैधानिक व्यवस्था के कार्य की समीक्षा करना हेतु मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था और आयोग के द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की क्या कहते हैं मांग की थी। तो यह प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आई होप आप इसे क्लियर कर लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और जस्ट पढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, उसको नोट कीजिए। जितना प्रश्न मैं बता रहा हूँ बस इतना ही याद करके आप बोर्ड एग्जाम में पहुंचिए और इसके बाद कोई आपको रोक नहीं सकता 90% लाने के लिए, मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला जो आप लोगों का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि याद करके जाना आप लोगों को कि ब्रेटन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है। ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है, या तो आपसे पूछेगा कि विश्व अर्थव्यवस्था को सुनिश्चित करने में ब्रेटन वुड्स ने क्या भूमिका निभाई। तो देखिए कैसे आप इसका आंसर लिखेंगे कि 2 विश्व युद्धों के पश्चात वैश्विक स्तर पर आर्थिक अर्थव्यवस्था को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसके द्वारा औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार को बनाए रखने की बात की गई। इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर संतुष्ट राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी और सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। यह प्रश्न इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको जरूर से आप नोट कर लीजिए। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए, या तो पूछेगा कि महामंदी समूचे विश्व में क्यों आई, स्पष्ट करें। महामंदी की पूछता है कि महामंदी के क्या कारण थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए कैसे आप इसका आंसर लिखेंगे कि वर्ष 1929 के आसपास महामंदी शुरू हो गई और 1930 के दशक के मध्य तक बनी रही। इस अवधि के दौरान संसार के अधिकांश देशों ने उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में अत्यधिक गिरावट को महसूस किया। महामंदी के लिए मुख्य रूप से 2 कारक उत्तरदायी थे। कौन कौन? पहला कारक क्या था कि कृषि उत्पादन की अधिकता की समस्या का बने रहना था और इससे कृषि उत्पादों का मूल्य और भी क्या हुआ, गिर गया। और दूसरा कारक क्या था इसका कि 1920 के दशक के मध्य में बहुत से देशों ने अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी निवेश संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया था। अमेरिका पूंजीवादों ने
यूरोपीय देशों को ऋण देना बंद कर दिया। इससे यूरोप में कुछ प्रमुख बैंक धराशायी हो गए और मुद्रा का पतन हो गया। जैसे स्टर्लिंग अमेरिका इस मंदी से गंभीर रूप से प्रभावित हुआ, क्योंकि बैंकों ने घरेलू ऋण वापस लेना शुरू कर दिया था और इसे ऋण वापसी के नाम से जाना गया। किसान उपज नहीं बेच सके, परिवार बर्बाद हो गए और व्यवसाय बंद हो गए। अनंतः अमेरिका की बैंकिंग प्रणाली की धनराशि अमेरिका की बैंकिंग प्रणाली धराशायी हो गई, क्योंकि बैंक निवेशों, एकत्रित ऋणों तथा जमाकर्ताओं के धन को लौटा पाने में असमर्थ थे। अमेरिका ने आयात करों को दोगुना करके मंदी में अपनी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रहने का प्रयास किया, जिससे विश्व व्यापार बुरी तरह से क्या हो गया, ठप हो गया। तो देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। इतना ही प्रश्न आप लोगों के इतिहास में है। इतना अगर प्रश्न आप तैयार कर लेते हैं तो लघु उत्तरी में इससे बाहर नहीं जाएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। बस इस प्रश्नों को आपको तैयार करके बोर्ड एग्जाम में पहुंच जाना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बात बताइए, वीडियो आपको कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लाइक तो करना ही पड़ेगा किसी कीमत पर, क्योंकि इतना मेहनत किया जा रहा है आप लोगों के लिए। और यहाँ से प्रश्न बनना दृढ़ निश्चय किया आएगा इतिहास से। क्लियर हो गया? चलिए मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।